Hello everyone. So today we are going to discuss about एंटी डिफेक्शन लॉ। ये जो आप सुनते रहते हैं ना कि एक एमएलए दूसरी पार्टी में चला गया, एक एमपी इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया तो डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो क्यों हुए, व्हाट इज़ एंटी डिफेक्शन, जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुए, डिस्क्वालीफाई नहीं हुए तो क्यों हुए, क्यों नहीं हुए। जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी का आपने सुना होगा। तो बिफोर गोइंग इन टू एनी कंक्लूजन हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, इंडिया में एक ऐसा कानून है, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, कि जब भी किसी भी तरह का डिफेक्शन होगा, व्हाट इज डिफेक्शन, डिफेक्शन मीन्स एनी टाइप ऑफ स्विचिंग ऑफ पार्टीज फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, व्हेन वन पर्सन, वन एमएलए और वन एमपी स्विच वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि ही इज अंडर द एक्ट ऑफ डिफेक्शन। जब वो डिफेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना एक तरह का डिफेक्शन कहलाता है। तो उस डिफेक्शन को कैसे रोकना है, उसके लिए इस लॉ को लाया गया। सो इंडिया में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो इंडिया में हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 10th शेड्यूल है, विच शेड्यूल, 10th शेड्यूल, इट डील्स विथ एंटी डिफेक्शन लॉ। किसकी बात करता है ये, एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस शेड्यूल वाज एडेड थ्रू 52nd Constitutional Amendment Act, 52nd Constitutional Amendment Act 1985, ठीक, आ रही बात समझ में। 52nd Constitutional Amendment Act added 10th schedule in Indian Constitution which deals with anti-defection law, ठीक है। Now let's talk about what are the grounds of disqualification। डिस्क्वालिफिकेशन के क्या ग्राउंड्स हैं एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो सी द एंटी डिफेक्शन लॉ डील्स विथ 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। भाई आप सबने 3 तरह के कैंडिडेट्स के नाम सुने होंगे। एक होते हैं इलेक्टेड कैंडिडेट्स, दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, एंड द थर्ड आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ठीक। अब यहां पे लेट्स टॉक अबाउट इलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो इलेक्टेड एमएलएज या एमपीज होते हैं, उनके लिए ऐसा है कि इफ दे जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, वो अभी अगर कोई एमएलए ए पॉलिटिकल पार्टी का है, अगर वो बी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। सेम थिंग गोज विद द एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, ठीक है, कि इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंस एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात अगर आप देखेंगे तो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, है ना। तो ऐसे नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या कहा गया है डिफेक्शन लॉ में, कि इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि जिस डेट से वो नॉमिनेटेड मेंबर बने हैं उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर तक यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट इफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट 6 months, यानी कि 6 महीने खत्म हो गए, उसके बाद कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ठीक। एंड द थर्ड इज इंडिपेंडेंट एमएलएज एमपीज होते हैं, यानी कि वो एमएलए और वो एमपी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होते हैं, वो एक निर्दलीय, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है,
5 साल का कार्यकाल रहता है, कोई विधायक 5 साल का कार्यकाल रहेगा, एमपी का 5 साल का कार्यकाल रहता है, उस 5 साल के दौरान वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता। इफ एनी इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, अब एक और ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, बट उसके पहले मैं एक टर्म आपके सामने लाना चाहता हूं। दैट टर्म इज व्हिप, WHIP, व्हिप। सी, व्हिप एक तरह की पोस्ट है। क्या होता है? पोस्ट, एक अथॉरिटेटिव पोस्ट है। ठीक है, कि मान लीजिए ए पॉलिटिकल पार्टी के 100 एमएलएज हैं। ठीक, अब 100 एमएलएज हैं, इनमें से एक एमएलए को पॉलिटिकल पार्टी द्वारा व्हिप अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, हु अपॉइंट्स व्हिप? पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट्स व्हिप। ठीक है, और इस व्हिप का क्या काम होता है? इस व्हिप का काम होता है टू मैनेज, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दीज एमएलएज और एमपीज। यानी कि जो 100 विधायक उस पर्टिकुलर सदन में बैठे हुए हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ही मेंटेन्स द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड द लेजिस्लेटिव पार्टी। यानी कि जो विधायक चुन के गए हुए हैं और पार्टी के बीच के रिलेशन को ये मेंटेन करता है। व्हिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्टी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अकॉर्डिंगली ही ये एमएलएज चलेंगे। इफ पॉलिटिकल पार्टी सेज कि आपको इस बिल को सपोर्ट करना है, तो ये एमएलए उस बिल को सपोर्ट करेंगे। व्हिप एक आदेश जारी करते हैं कि इस सदन के सारे विधायक इस बिल के समर्थन में जाएंगे, इस सदन के सारे विधायक इस बिल को सपोर्ट करेंगे, अपोज करेंगे। दैट इज व्हाट द व्हिप इश्यूज, क्योंकि व्हिप को पॉलिटिकल पार्टी ने आदेश किया है कि आप ऐसा आदेश करिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एक और ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि वो है कि इफ एनी एमएलए और एमपी goes contrary to the direction issued। ठीक है, अब डायरेक्शन इशू कौन कर रहा है? व्हिप कर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक व्हिप होता है। जैसे किसी जगह पे या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में मान लीजिए कि बीजेपी के 300 सांसद हैं, कांग्रेस के 100 सांसद हैं, अप्रॉक्स अगर जो अभी करंट सिनेरियो में देखें तो बीजेपी का एक व्हिप होगा, और वो व्हिप जो है वो लोकसभा में अपने एमपीज के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सिमिलरली गोज विद द कांग्रेस व्हिप एज वेल, कि जो व्यक्ति कांग्रेस का व्हिप होगा वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो इफ व्हिप इश्यूज दैट कि हमारे सांसद इस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल गो अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर व्हिप। जैसा कहा गया है वैसा ही आपको एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और ग्राउंड है जो एनी डिफेक्शन लॉ में बताया गया है, वो ये है कि इफ एनी एमएलए और एमपी गोज कॉन्ट्रैरी टू द डायरेक्शन इशू, जिस तरह का डायरेक्शन इशू किया गया है उसके अगेंस्ट अगर कोई एक्ट करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। So these are the 4 grounds which are mentioned in paragraph 2 of 10 schedule of Indian Constitution। ठीक, तो ये तो 4 ग्राउंड्स हो गए, ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब एक है यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि 10 शेड्यूल जो है वो एक्सेप्शन की भी बात करता है कि क्या होगा जब एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, क्या होगा जब डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कोई एमएलए एमपी। तो एक जो एक्सेप्शन है जिसकी अभी बहुत चर्चा हो रही है, वो राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी जिस चीज की बात करते हैं कि अगर वो, अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि राघव चड्ढा जैसे लोगों ने क्या कह रहे हैं और कानून क्या कहता है। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ सेज। तो एक्चुअली एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली एक्सेप्शन ये है कि इफ एनी पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस with any other political party, ठीक, and minimum 2/3 members support that merger। ठीक,
यानी कि अगर ए पॉलिटिकल पार्टी बी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज हो रही है तो ए पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 2/3 एमएलए या एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक, अगर वो 2/3 मेंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो 2/3 इज अ सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी क्या है? देयर शुड बी अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो 2/3 जो कंडीशन है इट इज अ सपोर्टिंग कंडीशन। पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अपने आप को नहीं बोल दोगे कि हम 7 विधायक हैं, हम 7 सांसद हैं, तो हम इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाएंगे क्योंकि 2/3 मेंबर है तो ये मर्जर कहलाएगा। नहीं बॉस, मर्जर पॉलिटिकल पार्टी का होता है। 10 में से 7 राज्यसभा मेंबर यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी मतलब किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में यदि जाके ज्वाइन कर लेते हैं तो उसे मेयर यही माना जाएगा कि आपने सिर्फ ज्वाइन किया है, क्योंकि देयर इज नो एनी टाइप ऑफ मर्जर बॉस। अगर कोई मर्जर हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज हो गई है? अगर मर्ज हो गई होती तो आप कह सकते कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला एक्सेप्शन है कि इफ देयर इज अ मर्जर ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी विद द अनदर पॉलिटिकल पार्टी and there is a support of 2/3 majority. सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? सेकेंड एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसी भी हाउस का, लाइक स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर हैं, चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, तो ये भी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ही होते हैं ना। मतलब स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द पॉलिटिकल मींस किसी भी स्टेट असेंबली का स्पीकर इलेक्ट करना है आपको तो उन्हीं विधायकों में से एक इसको आप स्पीकर इलेक्ट करेंगे। लोकसभा का स्पीकर आपको इलेक्ट करना है तो आपको उन्हीं मेंबर ऑफ लोकसभा में से एक व्यक्ति को स्पीकर बनाया जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई स्पीकर बन जाता है उसके बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसे एग्जेम्प्ट कर देता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। After being appointed as Speaker of the House, Deputy Speaker of the House, Chairman of the House, Deputy Chairman of the House, if that particular person resigns from its political party, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि स्पीकर और जो ये प्रेसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट है ये न्यूट्रल रहे। ठीक है, ये पार्टीशन वे में जो है एक्ट ना करे, ये एक तरफा ना डिसीजन ले, क्योंकि आप उस पद में बैठे हैं जहां पे आपको अपने हाउस को पूरी तरह से न्यूट्रल होकर चलाना चाहिए। इसीलिए ये एक्सेप्शन है एंटी डिफेक्शन लॉ में। सो इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट डीस्टेबलाइज ना हो और एक स्टेबिलिटी के साथ गवर्नमेंट चलती रहे, उस चीज के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि डिफेक्शन को रोका जा सके, ताकि डीस्टेबलाइज ना कर सके ये एमएलए या एमपी सरकार को। किसी के पास अथॉरिटी है, फाइनल डिसीजन किसका होगा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रिगार्डिंग। तो जब भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, इफ एनी टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन टेक्स प्लेस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि 10th शेड्यूल के तहत अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? स्पीकर ऑफ द हाउस का होगा। ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा से हो रहा है तो चेयरमैन ऑफ द हाउस, यानी कि जो कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, उसी का डिसीजन फाइनल माना जाएगा व्हेन इट कम्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फाइनल डिसीजन किसका मान्य होता है, हु इज द फाइनल डिसीजन मेकर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा से हो रहा है तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा से हो रहा है तो वो चेयरमैन करेंगे, विधानसभा से हो रहा है तो स्पीकर करेंगे, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से हो रहा है तो चेयरमैन करेंगे। तो जो कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल माना जाएगा।